लेके आता हूँ जैसा मौजूद रखा है गायत्री जी ने। गायत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूला जा रहा था क्योंकि उन्होंने एक अवसर दिया है मुझे आपसे मुखातिब होने का। और जो आदमी पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं और लवर ऑफ नॉलेज होते हैं, उनको बोलने का बहुत शौक होता है। वो शौक मुझे भी है। तो इस शौक को बीच बीच में हवा मिलती रहती है। और शौक जो है, ये एक दिन आपको अंकित पाठक जी एक गजल भेजे थे कि शौक को आजिम सफर रखिए, बेखबर बनकर सबकी खबर रखिए। तो दूसरी लाइन पॉलिटिकल है, लेकिन शौक को हर समय बदलते रहना चाहिए। और आपका जो शौक है उसका ये है कि उसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में लाते रहना चाहिए। आजिम सफर ट्रैवल, तो शौक ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल स्थायी हो जाए और वो बिल्कुल तालाब में भरे पानी की तरह हो जाए। उसको बीच बीच में हवा मिलती रहनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो एक बार गांधी जी को नमन करते हुए फिर मैं काम की बात करता हूँ और जिसे मुझे बुलाया गया है उसकी बात मैं करता हूँ। गांधी जी का नाम आते ही मानस में एक विचारों की आंधी सी आती है, जिसको समेटना एक दुष्कर कार्य है। और प्राचार्य जी हमारे निवेदन है कि पूरा टाइम रहेंगे तो इनकी दी हुई हिदायत मुझे लगातार याद रहेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा शिष्ट विद्रोही हूँ गांधी जी की तरह। तो जब मैं बोलने लगता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि हमको रोका ना जाए, लेकिन समय की बाध्यता और समय की इज्जत सबको करनी चाहिए। गांधी जी की बात अगर हम करें तो बहुत सारे विचार एक साथ कौंधते हैं। लगता है कि किस बात को हम पहले कहें, किस बात को हम थोड़ा सा बाद में कहें, किस बात को अंत में कहें। ये भी क्रम अनुक्रम स्थापित करना बहुत मुश्किल कार्य है। खैर, गांधी जी को मैं ये मानता हूँ कि वो अमर है और हमारे सबके बीच में है। हम सब लोग गांधी जी की इतनी बात रोज करते हैं जितना किसी जीवित व्यक्ति की और जीवित महापुरुष की ना करते हैं। यही अपने आप में महत्वता है गांधी जी की। मोहनदास करमचंद गांधी एलियस महात्मा गांधी, और हम गांधी ही कहेंगे पूरे टाइम मुख सुख के लिए। गांधी युग पुरुष अनडाउटेड, गांधी युग दृष्टा है और गांधी युग प्रवर्तक भी। महात्मा गांधी महात्मा है, संत है, तपस्वी, और वो नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, कर्मयोगी हैं। और इससे सबसे ऊपर गांधी सत्यकाम है। गांधी विनम्र योद्धा थे और उनकी बातों पर अमल करें तो हमें उसी तरह का विनम्र योद्धा बनना चाहिए। और गांधी शिष्ट विद्रोही थे। ये सारी बातें गांधी के बारे में इनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने को सीमित रखूंगा। और इनके जीवन से पूरी तरीके से ये बातें सब सत्य सिद्ध होती है। गांधी को मैं कहूंगा कि जिस प्रकार सल्तनत पीरियड में प्राचार्य जी एंशिएंट हिस्ट्री के आदमी कबीर थे, जिनमें बड़ी दम थी। सुल्तान ऑटोक्रेटिक रूलर मुस्लिम उस युग में, और थोड़ा बहुत इतिहास में भी पढ़ा हूँ, जो 300 साल का लगभग सल्तनत पीरियड है जो खत्म हुआ 1526 में। MS अब्दाली को हरा कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये अपने चरमोत्कर्ष पर भले ही कबीर रहे हों, उत्तर प्रदेश के और मोस्ट ऑफ द टाइम इधर ही रहे हों, जीवन मरण सब उनका गोरखपुर तक सीमित है, फिर भी सल्तनत पीरियड अपने चरमोत्कर्ष पर मदुरई तक फैला हुआ। और सल्तनत पीरियड में ये बंदा कबीर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। सच अ बिग कमेंट ऑन मुस्लिम पाखंड। एक कबीर जैसे कलेजे वाले आदमी की ही औकात थी। तो गांधी ब्रिटिश पीरियड के कबीर थे। और मैं कहूं कि गांधी ब्रिटिश पीरियड के सुकरात थे। एक चीज पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, सोक्रेटिक फंक्शन। शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि सुकराती कार्य कौन सा है। धीरे धीरे जब सुकरात को और ज्यादा पढ़ा तो ये समझ में आया कि सोक्रेटिक फंक्शन है स्पीच
सत्ता के समक्ष, और मैं कहूं सत्ता के सीने पर सच बोलना। तो गांधी ब्रिटिश पीरियड के सुकरात थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सीने पर, द माइटिएस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, उसके सीने पर चढ़कर उन्होंने सत्य बोला और सरवाइव की। तो गांधी जी ब्रिटिश पीरियड के कबीर हैं, गांधी जी ब्रिटिश पीरियड के सुकरात हैं, और वे सत्य काम है। सत्य ही गांधी जी की भी खोज थी और सत्य ही उनका इष्ट था, और वो सत्य संध थे, मोक्ष थे। और जैसा कि ये मौजूद है कि मेरा जीवन मेरा संदेश, आप देखें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, मेरी फांड ऑफ कोटिंग तुलसी, जो कुछ कहा है वो गांधी पर बहुत लागू होता है। गांधी सत्यकामी थे, सत्यकाम थे, सत्य संध थे। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तन तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूं तृण समवर्णी। टी मीन्स हिस्ट्री, तन मीन्स अपना तन शरीर, तनय मीन्स तन तनय धाम धन धरनी, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे पृथ्वी हो, जो सत्य संग होता है उसके सामने ये सब चीजें तृण समान। गांधी जी ने अपने जीवन में दिखाया कि उन्होंने अपने परिवार की बहुत चिंता नहीं करी, अपने पत्नी की बहुत चिंता नहीं करी, और तमाम ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने बिना पत्नी को कॉन्फिडेंस में ले लिया। लेकिन जो उनको बड़े परिदृश्य में ठीक लगता था, दुनिया को सिखाने के लिए कहा जाता है गांधी जी अपने बच्चों के अच्छे पिता नहीं हुए, लेकिन वो राष्ट्रपिता हो गए। तो ये गांधी जी के जीवन से पूरी तरीके से प्रतिबिंबित होता है कि वो वाकई सत्यकाम थे, सत्य संध थे, और उन्होंने क्षुद्र चीजों की कभी कल्पना नहीं करी। एक चीज मैं और बता दूं, गांधी हैव बीन द मोस्ट कल्चर्ड पर्सन आई हैव एवर नोन एंड यू शुड नो। क्योंकि जो कल्चर है, कल्चर सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पता नहीं है कि नहीं, कल्चर की जो सबसे बढ़िया परिभाषा है वो दादा धर्माधिकारी ने दी है। अमेरिका में कल्चर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी प्रोसीडिंग्स उन्होंने भेजी थी। महरूम हम लोगों के बड़े ही प्रिय, बड़े ही श्रद्धेय प्रोफेसर टी.पति जी, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उनको बताया मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूँ और मुझे मैथमेटिकल फार्मूले बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं। और मैं एक दिन एक प्रोसीडिंग्स देख रहा था कल्चर पर, तो उसमें हमको जो बेस्ट डेफिनेशन कल्चर की मिली, दैट वाज इन फार्मूला फॉर्म, और वो किसी इंडियन स्कॉलर की ही थी। और वो परिभाषा है जिसको अगर मैं पहले अंग्रेजी में कहूँ तो चीज़ों की इफेक्टिविटी कम हो जाती है जिस रूप में वो हों। कल्चर इक्वल्स यूनिवर्सलिज्म अपॉन इंडिविजुअलिज्म। हम अगर बड़ी सरल भाषा में कहें तो संस्कृति बराबर क्या है, श्रेय अपान प्रेय, श्रेय बटे प्रेय। श्रेय मीन्स परमार्थ, प्रेय मीन्स स्वार्थ। गांधी जी में कितना परमार्थ दिखता है पूरे विश्व के लिए, केवल अपने परिवार के लिए तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो उनका ध्यान केंद्रित था विश्व मानवता के दुख हरण की तरफ, उनका ज्यादा ध्यान था, और यूनिवर्सलिज्म उनमें बहुत था। तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ती है, न्यूमरेटर की, तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जिसमें श्रेय हो बहुत ज्यादा, प्रिय स्वार्थ कम हो, वो ज्यादा कल्चर। तो गांधी जी से ज्यादा कल्चर हमको आज तक कोई देखता नहीं। इसके बाद मैं एक बात कहूं कि जब यह शास्त्राब्दी अपने अवसान की तरफ पहुंच रही थी, तो सन 2000 में बीबीसी ने एक इंटरनेशनल पोल करवाया, और उसमें ये डिसाइड करना था कि सहस्राब्दी पुरुष कौन। तो विनर वाज मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा। अर्थात पिछली सहस्राब्दी, पिछले 1000 वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति
महात्मा गांधी जज किए गए पूरे विश्व की जनता के द्वारा। और मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है कि गांधी वाज एडजस्ट एज मैन ऑफ द मिलेनियम बिकॉज ही इज द मोस्ट रेलिवेंट मैन फॉर द नेक्स्ट मिलेनियम। अभी अभी अंकित पाठक ने कहा कि शायद गांधी को हम ध्यान दिए होते, गांधी के सिद्धांतों पर हम चले होते। ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीन और इजराइल समस्या को अहिंसात्मक ढंग से नहीं सॉल्व किया जा सकता था। इट माइट टुक टाइम, माइट हैव टेकन टाइम, बट इट वाज पॉसिबल। आई बिलीव आज यूक्रेन न होता, अगर पैलेस्टीन हिंसात्मक ढंग से चला होता तो क्या माइटियस्ट ब्रिटिश एम्पायर से ज्यादा पावरफुल था इजराइल? सफलता मिली होती और मिलती। चूंकि इस मिलेनियम में हम देख रहे हैं कि हर रंग की हिंसा बलवती हो रही। अभी आपने भूमिका देवनाथ को देखा, ये 21st सेंचुरी का भारत है। शर्म आती है हमको भारत से प्रतिष्ठित हुए संस्कृति तथा ये भारतीय संस्कृति है। कैसे हम मुंह दिखाएंगे दुनिया को? तो हर शेड की हिंसा, चाहे वो राज्य द्वारा की गई राज्य पर हिंसा हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व्यक्ति पर की गई हिंसा हो, वह लगातार बढ़ रही है, थम नहीं। जैसे जैसे हिंसा बढ़ेगी गांधी अधिक प्रासंगिक होंगे। गांधी से ज्यादा प्रासंगिकता विश्व में किसी फिलोसोफर की है ही नहीं। आई कैन प्रूव इट, और कभी होगी। गायत्री जी बैठी हुई है, इसलिए हमको कुछ सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ याद आ रहे हैं। और महेश का नाम नहीं लिया था हमने, इनके बैठे हुए रहने पर भी हमको इस तरह की चीजें याद आती हैं, इंस्पायर होता हूँ मैं। देखिए, गांधी के रेलेवेंस की बात कहते हैं महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्ट शेष तुम अस्थिहीन, शुद्ध बुद्ध तुम आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो गांधी जी चिर पुराण है, चिर नवीन है। ही इज ऑलवेज रेलिवेंट एंड ही वाज रेलिवेंट, ही विल रिमेन रेलिवेंट टिल दिस ह्यूमैनिटी सर्वाइव्स। ये विवाद के बाहर का विषय है, इस पर कोई विवाद करे तो ही आर सी विल बी वेस्टिंग हिज और हर टाइम। अब इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। अभी तो रेलेवेंस पर थोड़ी सी बात मैंने कही है, इसका खुलासा आगे हम कहेंगे। और प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, हिदायत भी याद है। एक और बड़ी चीज, गांधी जी जब तक जिंदा थे एक विवाद लगातार बना हुआ था और इस विवाद का समाधान नहीं हो रहा था। विवाद क्या था कि क्या वाकई गांधी जी संत थे कि गांधी जी राजनीतिज्ञ थे? जब गांधी जी की निर्मम हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो द नेक्स्ट डे 31 जनवरी 1948 को अभी एक पेपर एग्जिस्ट करता है, मैनचेस्टर गार्डियन यूके का। उस पेपर ने अपने एडिटोरियल में, ऑब्जर्वरी में जो लिखा, उसने उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया। क्या लिखा मैनचेस्टर गार्डियन ने? गांधी इज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियंस एंड a politician among saints. Gandhi is a saint among politicians and a politician among saints. अर्थात अगर राजनीतिज्ञों के बीच में गांधी को रखा जाए तो वो संत नजर आएंगे, और अगर संतों के बीच में गांधी जी को आप रखेंगे तो राजनीतिज्ञ नजर आएंगे। मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं कि गांधी वॉज अ सेंटली पॉलिटिशियन, सॉलिटरी सेंट ऑफ पॉलिटिक्स। विश्व के इतिहास में अगर राजनीति में कोई संत पैदा हुआ है,
आगे पैदा होने की संभावना है। तो गांधी जी इज हेल्ड एज सॉलिटरी सेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अकेले संत हैं राजनीति के। वो राजनीति के थे, बट हिज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स वाज सेंटली। गांधी जी ने कभी भी धर्म और राजनीति में कोई फर्क नहीं किया। और बड़ी शुद्ध बात उन्होंने कही है जो सबको समझ में आएगी। व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज धर्म? निस्वार्थ मानव सेवा। और क्या है धर्म? यही मानव धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म। और राजनीति क्या है गांधी जी के लिए? निस्वार्थ मानव सेवा। तो जब धर्म बराबर निस्वार्थ मानव सेवा, राजनीति बराबर निस्वार्थ मानव सेवा, तो धर्म बराबर राजनीति। ये गांधी है। और ये उन्होंने, अभी अंकित पाठक ने बताया, मैं बड़ा ध्यान से सुनने का आदी हूँ। मैं बच्चों को भी सुनता हूँ और बुजुर्गों को भी सुनता हूँ, प्राचार्य को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और ये हम लोग को लाभान्वित भी करते रहते हैं। गांधी जी हैज बीन हेल्ड एज ग्रेटेस्ट मैन सिंस जीसस क्राइस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस महात्मा बुद्ध। गांधी जी को जीसस क्राइस्ट के बाद सबसे महान मानव माना गया है, और महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा भारतीय मानव माना गया है। ये बात भी उनके जीवन से स्पष्ट है। विवाद नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा विवाद होता है लोगों पर। गांधी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। गांधी was not a teacher, Gandhi was not a preacher, Gandhi was practitioner of truth and non-violence। और जो इनका प्रैक्सियोलॉजिकल कमिटमेंट टू नॉन-वायलेंस है, इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप एक उदाहरण हमको दिखा दीजिए जिसने इतने कमिटमेंट के साथ जीवन भर अहिंसा की प्रैक्टिस की और वो मृत्यु और हिंसा से कभी नहीं डरा। इसीलिए गांधी हैज बीन हेल्ड एज ग्रेटेस्ट मैन सिंस जीसस क्राइस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस बुद्धा। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और जो हमने पढ़ा है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी। कुछ दिन हमको माथुर जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला। हमारे कॉलेज के मैनेजर थे, गांधीयन थे, बसंत बिहारी जयरानी संस्थान की, जो गांधी प्रसंग एक बायनियल मैगजीन थी, उसको देखने का, उस असिस्ट करने का अवसर मिला। तब भी मैंने गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बड़ा लाभान्वित हूँ। तो ये बातें ज़्यादा लंबी करने पर हमारी और बातें छूट जाएंगी। प्राचार्य जी को मैं बार बार देखता रहता हूँ कि हिदायत इनकी हमको याद रहे, क्योंकि मैं शिष्ट विद्रोही हूँ, बहुत ज़्यादा विद्रोह कर जाता हूँ। सदारत इन्हीं की है, जहाँ कहेंगे स्टॉप तो आई विल स्टॉप लाइक ए मैकेनिकल क्लॉक। आप गांधी जी के दर्शन की तरफ पढ़ते हैं, जिस पर थोड़ी थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्योंकि चीजें बहुत दिमाग में उमड़ रही हैं, और गांधी का दर्शन गूढ़ भी है, और उसको समझना आजकल की जनरेशन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन बड़ा मुश्किल। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1809 में प्रकाशित की, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। छोटा सा ट्रैक्ट, और वो 1909 में ज्यादा पॉपुलर हुई। तो गांधी जी को हम लोग अभी पूरा नहीं समझ पाए। 1909 में लिखी थी, सॉरी, और वो 2009 में ज्यादा पॉपुलर हुई। 1869 में तो गांधी पैदा ही हुए हैं, राइट। तो गांधी जी के जो दर्शन को मैंने कई पहलुओं में कई एस्पेक्ट्स है गांधी जी के दर्शन के, कुछ एक जो मेजर एस्पेक्ट्स है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे गांधी जी का मौलिक दर्शन, फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ गांधी, सत्य और अहिंसा। नंबर 2, गांधी जी का समाज दर्शन, सर्वोदय, सोशल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। एंड देन गांधी जी का अर्थ दर्शन, इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। और गांधी जी का राज दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। इन सब के बारे में थोड़ा सा खुलासा करने के बाद में अंत में एक बार फिर नूतन ढंग से जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं गांधी जी के रेलिवेंस को उन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से
मैं उभारना चाहूंगा, क्योंकि वो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है। चिर पुराण है, चिर नहीं। सुमित्रानंदन पंत में बहुत बड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं गांधी जी का समाज दर्शन, सर्वोदय। गांधी जी का समाज दर्शन कहा जाता है कि वो दलितों की, गरीबों की आह से उपजा दर्शन। यहाँ सुमित्रानंदन पंत के जगह पर हमको अभी दिनकर जी का बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत बड़े कवि थे और बड़े पसंद है हमको। दिनकर जी की 4 लाइनें याद आती हैं जो कि सर्वोदय से संबंध रखती। गांधी जी तूफान के पिता, बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। बड़ा समीचीन है जहां सर्वोदय की बात होती है, गरीबों की आह से उपजा दर्शन है। संक्षेप में सर्वोदय जो भारतीय आदर्श है। देखिए, गांधी जी वाज क्विंटेसेंशियल इंडियन। उन्होंने सीखा क्रिश्चियनिटी से भी, थोड़ा बहुत इस्लाम से, लेकिन ही वाज सन ऑफ द सॉइल, अनडाउटेड। उपनिषदों पर बड़ा कमांड था उनका। उन्होंने ईशोपनिषद का ट्रांसलेशन भी किया गुजराती। सुनते हैं कभी उड़ीसा में भाषण देते समय वो ये कहे कि अगर भारत का सारा प्राचीन धार्मिक साहित्य समुद्र में फेंक दिया जाए, केवल ईशोपनिषद जिंदा रहे, सरवाइव करे, तो सारा कुछ रिवाइव किया जा सकता। और ईशोपनिषद में 18 श्लोक है, हम लोगों ने कंठस्थ कर रखे। अवसर वो नहीं है, लेकिन गांधी जी वो प्योर इंडियन थे, सर ऑफ द सॉइल। सब चीज उनकी ओरिजिनल थी। तो गांधी जी का जो समाज दर्शन है, यह सर्वोदय, यह रस्किन के अंत्योदय के कॉन्सेप्ट से, अनटू दिस कास्ट, उनकी उससे प्रभावित है अनडाउटेड। और जो लियो टॉल्स्टॉय का द गॉड ऑफ किंगडम इज विद इन यू, अंतःस्थित ईश्वरवाद के कॉन्सेप्ट से भी प्रभावित है। और जो भारतीय सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श से प्रभावित है। और जो बीजेपी कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उससे नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित। 3 बातें उसमें बड़ी प्रमुख है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई है, और सबको आजीविका कमाने का समान अवसर मिलना चाहिए, सबके काम की समान वैल्यू है, समान मूल्य है, नाई और वकील के काम का समान मूल्य है, समान गरिमा है, और श्रम आधारित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सर्वोदय जिस अर्थ में गांधी जी ने प्रयोग किया है, इससे 2 अर्थ ध्वनित होते हैं। एक सबका उदय, राइज ऑफ ऑल, और दूसरा सब प्रकार से वर्सेटाइल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, चाहे वो गरीब हो जाए, अमीर हो जाए, धनी हो जाए, निर्धन हो जाए, अपढ़ हो जाए, निरक्षर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका एक समान ढंग से। मैं यही विराम दूंगा। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, इनका गांधी जी का अर्थ दर्शन। बड़े ही मौलिक आदमी थे गांधी जी। कहते हैं किसी नोबेल लॉरियट्स, इकोनॉमिक्स के कई नोबेल लॉरियट्स की कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया, एंड ऑल ऑफ देम वर स्कॉफिंग एट गांधी कि ये क्या बोलेंगे अर्थशास्त्र पर, और हम लोग तो नोबेल लॉरियट हैं। तो उन्होंने, गांधी ने कहा कि मैं लास्ट में ही बोलूंगा, सब नोबेल लॉरियट्स बोल चुके हैं। बहुत कुछ गांधी जी ने कहा, लेकिन एक चीज मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि जब सब कोई बोल चुका था, और ये पीरियड आप जानते थे, गांधी जी पैदा हुए जब जवानी पर थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1800 में। रचना जी मॉडर्न हिस्ट्री की 1750 हम लोग डेट मानते हैं, 100 साल हो चुके थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गांधी जी ने सैटेनिक रिवॉल्यूशन कहा है, सैटेनिक रिवॉल्यूशन कहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वायलेंस है। आबिद हुसैन बहुत अच्छा लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट ओनली वायलेंस ऑफ मैन ऑन मैन, इट इज अ वायलेंस ऑफ मैन ऑन नेचर। प्रकृति का इतना निष्ठुर अवरोधन इसमें है। और इस पूरी सिविलाइजेशन को, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसके हाथ में है, उसको गांधी जी सैटेनिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस दृष्टि से मैं आगे
बात करूंगा गांधी जी पोस्ट मॉडर्न भी। तो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, वो संक्षेप में यह है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वे सब अपने आवश्यकता भर का धन अपनी ही कमाई हुई पूंजी से प्राप्त करते रहे, लेकिन शेष धन को समाज के हित के लिए वे लगाएं और इस धन के संरक्षक बन जाएं, मालिक नहीं। कैपिटलिस्ट अपने धन का मालिक न बने, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? हृदय परिवर्तन के माध्यम से। इसके लिए विनोबा भावे ने भी गांधी के परम शिष्य उन्होंने बड़ा काम किया, भूदानी वगैरह से रिलेटेड है। तो ये दिस इज द एसेंस ऑफ ट्रस्टीशिप, दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट बाय चेंज ऑफ हार्ट शुड बिकम द पैटर्न, द ट्रस्टी, न्यासी, संरक्षक अपने धन का बन जाए, अपने धन का मतलब भर का यूज करे जो उसकी आवश्यकता है, शेष धन को समाज के हित के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो संरक्षक बना रहे अपने धन का और धन कमाता रहे। बड़ी विशेष चीज है कि गांधी जी के दर्शन में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन फिलॉसफी सफ्यूज्ड विद नॉन वायलेंस। मार्क्स का दर्शन एकांगी है, मजदूरों को मुक्ति देना चाहता है, लेकिन पूंजीपतियों को और पूंजी से संबंधित सारे लोगों का विनाश करना चाहता है ब्लडी रिवॉल्यूशन के माध्यम से। दिस इज लॉप-साइडेड फिलॉसफी, बट गांधी वांट्स टू से बोथ द साइड्स ऑफ मार्क्सियन डिवाइड। वो कहते हैं कि मजदूर भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रम, वो कहते हैं कि श्रम का आधारित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। श्रम करके, शारीरिक श्रम करके धन कमाने में कंट्रीब्यूट करना, ये गांधी जी का जो ये वक्तव्य है कि श्रम का आधारित जीवन ही सबसे अच्छा जीवन होता है, वो मजदूर बहुत सम्मान देते हैं। और कहते हैं कि शारीरिक श्रम से सब कोई मेहनत करके धन कमाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसका अपना स्थान है, वो समाज के लिए बहुत रेलिवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कैपिटलिस्ट भी समाज के लिए, क्योंकि वो पूंजी को डबल ट्रिपल करना और पूंजी को कैसे उसका निवेश करें, ये हुनर पूंजीपति के पास है, वो भी रेस्पेक्ट का पात्र है। तो गांधी वांटेड टू से बोथ द साइड्स ऑफ मार्क्सियन डिवाइड, कहीं वहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगर वो पूंजीपतियों को विनाश की बात करेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ये भी फ्री ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसे सब्यूज विद नॉन वायलेंस। मार्क्स का दर्शन एकांगी है, लेकिन गांधी जी का दर्शन जो है वो संपूर्ण है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं। एक बात और, गांधी जी जो ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बेंथम को पढ़ते हैं, जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म के बहुत बड़े नायक। बेंथम बात करता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। गांधी जी कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का हित, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जो कम लोग हैं, माइनॉरिटी में लोग हैं, उनके हित की तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं करते। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप है बेसिकली वो हृदय परिवर्तन पर आधारित है। इसी को संरक्षणवाद का सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं, इसी को न्यासिता का सिद्धांत कहते हैं, कि जो कैपिटलिस्ट हैं प्रेजेंट, वो हृदय परिवर्तन के माध्यम से उनको न्यासी बना दिया जाए, संरक्षक बना दिया जाए उनकी संपत्ति का, और वो अपने मतलब भर का संपत्ति खर्च करते रहे, मालिक न बने, संरक्षक बने रहते हुए संपत्ति कमाते भी रहे, लेकिन शेष संपत्ति समाज के हित के लिए। कहीं थोड़ी सी गंध आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कतई ट्रस्टीशिप नहीं। खैर, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा।
समय लगभग खत्म होने जा रहा है। इसके बाद जो गांधी जी का मौलिक दर्शन पर सबसे बाद में बात करते हैं। गांधी जी का जो राज दर्शन, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए कई अलग लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं बस आउटलाइन कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो गांधी जी एनार्किस्ट थे। दो तरह के एनार्किस्ट हुए हैं पाश्चात्य देशों में, एक वायलेंट और एक नॉन वायलेंट। तो गांधी जी नॉन वायलेंट किस्म के एनार्किस्ट थे। जो गांधी जी का एनार्किज्म है उसको एनलाइटेंड एनार्किज्म कहा गया है, बौद्धिक अराजकतावाद। वे राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, वे शासन विहीन समाज की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी चीज, ये तमाम फेमस स्टेटमेंट्स हैं कि दैट गवर्नमेंट इज गवर्न्स लीस्ट बट दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट डज नॉट गवर्न एट ऑल। वो सरकार सबसे अच्छी है लेकिन वो शासन नहीं करती। लेकिन इसके मर्म में क्या है? वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, वे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को तो बैंड्स ऑफ फासिज्म कहते हैं, ये फासिस्ट बैंड्स। राजा गिरियादा अच्छे ढंग से बताएंगे, कांग्रेस पार्टी को बताया सेवा दल बन जाए, इसको खत्म कर, ये उनका विचार है। तो इसका जो मर्म है उनके एनलाइटेंड एनार्किज्म का, स्टेटलेस सोसाइटी, वो क्या है? वो ये है कि गांधी का जितना विचार है, देखिए गांधी आइडियलिस्ट है लेकिन गांधी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है। गांधी के आइडियलिज्म को बखूबी प्रैक्टिस किया जा सकता है। गांधी जी और मार्क्स में यहाँ एक और बड़ा अंतर समझ में आएगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल है। अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज, यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं। लगातार शोध करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए सलाह है, रिसर्चर्स भी हैं। देखिए स्टेट, हम पॉलिटिकल साइंस के लोग बखूबी जानते हैं क्यों आया अस्तित्व में, चाहे वो जैन फिलॉसफी हो, दुखम दुखम सुखम सुखम, दुखम दुखम से दुखम सुखम, फिर लास्ट में सुखम सुखम। कहीं डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का पतन हुआ। जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूम करत भा ढाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। ये जो हमारी शुद्धात्मा है, जब परमात्मा से पृथक होती है, इसमें तमाम विकार आ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं जीवात्मा को तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जीवात्मा जिस शरीर में प्रवेश करती, वो शरीर जो है वो भी शुरू में ठीक रहता है जब पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस दुनिया में आगे बढ़ता है वो करप्ट हो जाता है। भूमि पर ठावर पानी से पानी मटमैला हो जाता है। तो आदमी धीरे धीरे करप्ट हो जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है। जो उसका जो शुद्ध रूप है, देखिए यहीं पर बहुत सारी चीजें याद आती, हेट द सिन नॉट द सिनर। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि पाप से गणना करिए, पापी से नहीं, क्योंकि पापी कोई आदमी है और वो बेसिकली शुद्ध आत्मा है। उसने जो काम किया है वो गलत है। अगर उसने सिनर वो इसलिए है, उसने पाप किया है वो गलत है, लेकिन उसके अंदर कहीं शुद्धात्मा है। तो गांधी वांट्स टू रिट्रीव दिस प्योर सोल। ये गांधी का प्रोजेक्ट है कि वही शुद्धात्मा को, उसी शुद्ध बूंद को जो बादलों से चली थी, ये बैकवर्ड जर्नी है। आदमी को रिट्रीव करना है, शुद्धात्मा को पुनः प्राप्त करना है। गांधी चाहते हैं कि आदमी धीरे 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 अहिंसक होता चला जाए। देखिए गांधी जी के अनुसार अहिंसक होने की प्रक्रिया ही आपके कल्चर्ड होने की प्रक्रिया है। मोर नॉन वायलेंट यू आर, मोर कल्चर्ड यू आर। द ओनली वन पैरामीटर इज देयर, नॉन वायलेंस। तो गांधी जी का ये कहना था कि आदमी को शुद्ध बनाओ, उसको जो डिनेचर्ड हो गया है उसकी शुद्ध नेचर में उसको लौटाओ। ये गांधी प्रोजेक्ट है, मुश्किल जरूर, इम्पॉसिबल नहीं। और जैसे 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 इंडिविजुअल वो शुद्ध होता जाएगा और वो प्योर सोल के करीब पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे स्टेट विल बिकम रिडंडेंट, स्टेट फालतू होता जाएगा। ये मर्म है गांधी जी के
एनलाइटेंड अनार्किज्म का। मार्क्स की तरह मार्क्स भी स्टेट को तिरोहित करना चाहता है। कैसे? बाय ए ब्लडी रिवॉल्यूशन। गांधी ही गेट्स एट द फंडामेंटल, स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज टू रेगुलेट ह्यूमन अफेयर्स, क्योंकि आदमी वो प्योर श्योर नहीं है। तो धीरे 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 उसको रिफॉर्म करो आदमी को, एंड द डे विल कम when the individuals will be reformed, totally non-violent, they will be very close to their pure soul, and then state automatically will become redundant. ये उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी का स्तंभ है गांधी जी का। इसी से रिलेटेड है। ही स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स, उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, इसी से संबंधित है। दूसरी चीज, गांधी जी जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अभी हमसे प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया था, लेकिन प्रोफेसर साहब सामने वाले हन्ना आरेंट और महात्मा गांधी दो को हम लोग बड़े पैमाने पर पढ़ते। संरचनावादी कॉन्सेप्ट है उनका, शक्ति का, पावर। वो कुछ अपना जानते रहे होंगे, अपनी चीज पर इंसिस्ट कर रहे थे। हन्ना आरेंट का कुछ और पूछ रहे थे। हन्ना आरेंट ने मास मोबिलाइजेशन के द्वारा हिटलर के खिलाफ, हिटलर जैसे आतताइयों के खिलाफ कैसे यहूदियों को प्रोटेक्ट किया जाए उसका काम किया है। वही हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, हम लोग रिसीविंग एंड पर हैं। तो गांधी जी मास राउजर है, इसलिए वो सुकरात है। सुकरात डायलॉग करता था लोगों से। गांधी जी wants to train the masses to the effect that when authority becomes tyrannical, then how in a disciplined way mass can protest and mass can oppose the authority. कि उनके सारे दर्शन में भाई वो सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, नॉन कोऑपरेशन की, लेकिन इन अ सिविलाइज्ड मैनर। मैं डिफेंस स्टडीज के पर्सपेक्टिव से कह दूं कि जो सत्य और हिंसा, जिस बात हम करेंगे सत्य और अहिंसा की, तो पोस्टपोन करते हैं 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा शिष्ट विद्रोह करेंगे 2-4 मिनट के लिए, प्राचार्य माफ करेंगे, इनकी परमिशन लेते हुए इसीलिए शिष्ट विद्रोह में कह रहा हूँ बात। तो गांधी जी ने ये बात कही कि जनता को इस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो यूनाइटेडली कैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, जब वह टिरनिकल हो जाती है सबके लिए, अनजस्ट हो जाती है, तब कैसे उसको विरोध करेंगे नॉन वायलेंट फैशन। इसके लिए जनता को ट्रेन करना पड़ेगा। यही इनका कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ पावर है, उसका क्रक्स है। चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, लंबी हैं, विद्यार्थियों को बोर भी लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा आगे जाना खतरनाक होगा। दूसरे लोक नीति की बात करते हैं, राजनीति की नहीं, बॉटम अप अप्रोच, लोक विवेक के अनुसार शासन। जनता से उभरनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, जनता से। ये तो डेमोक्रेसी का स्वांग है ना, जो हम आप देख रहे हैं। खैर, लेट्स सेट द मैटर। तो लोक नीति की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते। और मैं लास्ट में बता दूं कि गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते हैं वो बड़ी ही रियल है और वो पॉसिबल है। गांधी जी कहते हैं कि जो राजा टैक्स लेता है, ये सारी चीजें सर्वोदय में भी कही जा सकती है, उसका प्रयोग अनटू दिस लास्ट पर्सन तक जनहित के लिए किया जाना चाहिए, लास्ट पर्सन तक। और टाइम टू टाइम उसका रीइवैल्यूएशन होता चाहिए कि जो लास्ट पर्सन है कहीं वो बदल तो नहीं गया। तो गांधी जी का जो ये कॉन्सेप्ट है कि शासन कैसे किया जाए, हमारे ख्याल से ये सारी बातें रामचरितमानस में कही गई हैं, जो गांधी जी उन्हीं चीजों को कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहो ये, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पॉलिटिकल विजडम के साथ राजा तो टैक्स अकेले कलेक्ट करता है, लेकिन जैसे मुंह खाता अकेले है, लेकिन बड़े विवेक के साथ हार्ट को कितना पहुंचना चाहिए, किडनी को कितना पहुंचना चाहिए, सब जगह हाथ को, आंख को कितना पहुंचना चाहिए, ये पॉलिटिकल विजडम होनी चाहिए।
रूलर में। इससे बढ़िया शासन के सूत्र कहाँ मिलेंगे भाई, हमको तो नहीं मिले। अभी अंकित ने बताया कि 60 साल के हम हो गए हैं, 59 हो गए, अभी हमको बड़ा तकलीफ है कि हम बहुत बुढ़े होते जा रहे हैं। 59 पूरा कर लिया है हमने, प्राचार्य जी ने 1 अगस्त को, मैंने 24-25 अगस्त को। तो इसके अलावा जब राम राज्य की संकल्पना में 2 बातें और, प्रजा को कैसे निर्भय किया जाए। राजा को गद्दी पर जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है दुनिया भर के परेशानियों के पश्चात, तो रामचंद्र जी ने एक चीज बहुत अच्छी कही एड्रेस करते समय पब्लिक को, जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। अगर भैया मैं कोई अनीतिपूर्ण कार्य करूं तो मुझे टोक देना बिना किसी डर के, तो भय मुक्त करना प्रजा को। शासन के ये मंत्र कहां मिलेंगे भाई। एक बार अयोध्या कांड में ये सारा तुलसीदास जी एंडोर्स कर रामराज की संकल्पना में जो स्कॉलर्स हैं, दादा धर्माधिकारी ने खास करके वो सब कोट किया है। भरत जी पूछते हैं कि कैसे किया जाए, शासन कैसे करेंगे भैया जब आप राजा बनेंगे। खेल खेल में थोड़ा बड़े हो रहे थे तो भरत जी पूछते हैं भैया आप जब राजा बनेंगे तो शासन कैसे करेंगे। तो रामचंद्र जी प्रोटैगनिस्ट ऑफ रामचरितमानस, हीरो है, बड़ी बात हीरो के मुंह से ही कहलवाई जाती है। गांधी जी ने रामराज की संकल्पना में दादा धर्माधिकारी ने सारी चीजें कोट की। रामचंद्र जी ने जवाब दिया, करब साधु मत लोक मत नृप मत निगम निचोर, कि मैं ऐसे शासन करूंगा साधु मत, अपने राज्य के साधुओं को सज्जनों को कम मत लेकर के किसी मुद्दे पर, साधु मत लोक मत जनता का रेफरेंडम, जनता का मत प्राप्त करूंगा, साधु मत लोक मत नृप मत, हमारा राजा का अपना भी मत रहेगा, निगम, और निगम शास्त्र वेद क्या कहते हैं, इन सब को निचोड़ कर जो कंक्लूजन निकलेगा, आई विल रूल अकॉर्डिंगली। भाई कहां पर विश्व में शासन के इतने बढ़िया सूत्र हैं। ये गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना। तो अब समय पूरा हो गया, लेकिन थोड़ी सी दृष्टता कर ले, बात अधूरी रह जाएगी तो कसक रह जाएगी। आपको तमाम ऑफिशियल कार्य होगा, लेकिन आप बैठे रहेंगे तभी, नहीं तो बारात बिना दूल्हे की लगती है। 2 बातें जल्दी में, जो गांधी जी का मौलिक दर्शन है, सबसे ज्यादा समय चाहता है। गांधी जी मुमुक्ष थे, सत्यकाम थे, सत्यसंध थे, सत्य उनका भी इष्ट था, और उसकी प्रैक्टिस उन्होंने थ्रू अहिंसा करी। अहिंसा वाज द मीन्स टू प्रैक्टिस ट्रुथ। और गांधी जी जिंदगी भर एक फ्रेज जो है रटते रहे, सत्यमेव ईश्वरः, सत्यमेव ईश्वरः, सत्य ही ईश्वर है। दादा धर्माधिकारी ने बड़ा काम किया, मराठी स्कॉलर है गांधी पर। उन्होंने ये खोज निकाला कि गांधी जी ये सत्यमेव ईश्वरः लाए कहां से। तो फिर बात वहीं पर आती कि गांधी जी उपनिषदिक स्कॉलर से, बहुत पढ़ा था उन्होंने उपनिषदों को। किसी उपनिषद ने, उन्होंने ये नहीं लिखा धर्माधिकारी जी ने कि 14 बहुत ज्यादा उपनिषद हैं, कहां से बात आई, लेकिन उन्होंने लिखा कि ये जो उपनिषद का श्लोक है उन्होंने कोट किया है, सत्यमेवेश्वरो लोके, संस्कृत की मैडम थी ना अभी, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदा स्मृतः, सत्यानि सर्वाणि मूलानि सत्यान नास्ति परम पदम। जो ये पहला पार्ट है, सत्यमेवेश्वरो लोके, हमारे प्राचार्य जी बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, मैडम वो है आगे हम, हाँ मैं अश्विनी में तो संस्कृत की है, प्रियंका मैडम शायद यहाँ पे, गलती कर रहा हूँ माफ कीजिएगा। प्राचार्य जी ने हमारे पुरातत्व के हैं, बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं, सारा व्याकरण। सत्यम सत्यमेव ईश्वरो लोके, सत्यम एव ईश्वरा लोके, अन्वय। इस संसार में सत्य ही ईश्वर है, यही गांधी जी रटते रहे पूरा जिंदगी। और गांधी जी जो भी हमने बताया था कि वो कबीर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, हिंदू मुस्लिम के बीच का डिफरेंस खत्म करना और बड़ी रूथलेसली क्रिटिसाइज करना दोनों के पाखंडों को, वो भी गांधी जी जानते थे कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या कम्युनलिज्म होगी, जो कि अंग्रेज में पैदा करके जा रहे हैं।
वो गाया करते थे, उनके सारे भजन है, जल्दी जल्दी में बता दूं क्या है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, कि ईश्वर अल्लाह और तेरे ही नाम है, एक ही चीज के नाम है भैया। क्या 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 झगड़ा ईश्वर अल्लाह के नाम पर? सबको सन्मति, सतमति, सच्ची बुद्धि क्यों नहीं देता भगवान? तो गांधी जी का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हिंदू मुस्लिम एकता, जानते थे संप्रदायवाद हमारे यहाँ की स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको समेटना मुश्किल है। और गांधी जी ने ये भी कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत है क्यों जंग है, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। हर जगह उन्होंने ईश्वर अल्लाह, ये बड़ी चीज है, उन्होंने दोनों चीजें साथ साथ यूज करी, और ये सब पब्लिक के लिए था। तो जो सत्य, ये सब सत्य ही है, सत्य से रूबरू करवाना जनता को, और खुद वो सत्य के पीछे थे, मुमुक्ष थे, सत्यकाम थे। इसके अलावा जो अहिंसा है, गांधी जी का सबसे बड़ा, जो गांधी जी को इमॉर्टल बनाती है और मोस्ट रेलिवेंट बनाती है, गांधी जी से रेलिवेंट फिलॉसफर न पैदा हुआ है, न पैदा हुआ अभी तक तो नहीं, नॉन हिस्ट्री। तो अहिंसा जो है गांधी जी ने ईजाद नहीं की थी, क्योंकि अहिंसा हमारे वेदों में, रामचरितमानस में काकभुसुंडी उत्तरकांड में जो ज्ञान कांड कहा जाता है, बालकांड उत्तरकांड, काकभुसुंडी पूछते हैं गरुड़ महाराज से कि परम धर्म क्या है, सबसे बड़ा पाप कौन है। तो गरुड़ महाराज जवाब देते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। श्रुति से, वेदों से ज्ञात होता है कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा। तो गांधी जी ने इजाद नहीं किया अहिंसा, गांधी जी ने पाया हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में अहिंसा थी। यस, गांधी प्रैक्टिस्ड इट लाइक नोबडी प्रैक्टिस्ड। खड़े रहने दीजिए, सब खड़े रहो, क्या दिक्कत है। तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अहिंसा का जो बड़ा संपूर्ण अर्थ, अहिंसा से 2 तरह के अर्थ ध्वनित होते हैं गांधी। एक तो नकारात्मक अर्थ है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को हर्ट न करना, मन वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना, दैट इज द नेगेटिव मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस। एंड पॉजिटिवली अहिंसा मींस यूनिवर्सल लव, जो क्रिश्चियनिटी का लव दाई नेबर, आपके अलावा हर आदमी आपका नेबर है। क्रिश्चियनिटी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और इन द प्रोसेस कहा जाता है क्रिश्चियनाइज्ड हिंदुइज्म एंड हिंदुआइज्ड क्रिश्चियनिटी। तो अहिंसा के ये 2 अर्थ गांधी जी के प्रैक्टिस में प्रतिध्वनित होते हैं, और इस पर ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। गांधी जी जिस रूप में अहिंसा को मानते थे, हिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, और जो अहिंसा की प्रैक्टिस करते थे, इन्हीं 2 अर्थ, यूनिवर्सल लव। साउथ अफ्रीका में नटाल में कहते हैं कि गांधी जी को किसी मुस्लिम ने अटैक किया, और उनका बेटा भी गांधी जी का था, दौड़ के गांधी जी को बताया, तो मूर्छा त्यागते ही गांधी ने सबसे पूछा, कहे उसको किसी ने हार्ट तो नहीं किया जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया। कहते हैं वो व्यक्ति गांधी जी का सबसे विश्वसनीय शिष्य बना रहा पूरे अफ्रीका में, जब तक गांधी जी रहे वहां से 1915 में। तो ये जीतने की, अहिंसा से जीतने की कला, अहिंसा से जो आप जीतते हैं वो, दैट इज द परमानेंट रिवॉल्यूशन। गांधी जी ने परमानेंट रिवॉल्यूशन लाने की बात करी। खैर, उस पर जितना बोला जाए उतना कम है, 2 मिनट की और बात में मैं समय सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नई चीजें विद्यार्थियों के लिए मैं 2 मिनट में बता दूं कि जो आजकल के नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अगेंस्ट गांधी कितना प्रासंगिक है। आजकल सोशियोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है, लेकिन इतिहास वाले, अंग्रेजी वाले और सब लोग जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। गांधी वॉज पोस्ट मॉडर्न। एक पोस्ट मॉडर्निज्म में कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म, माय लाइफ इज माय मैसेज। गांधी जी को देखिए, he was a minimalist in his needs, in his requirements। और गांधी की बैकवर्ड जर्नी थी। वो ये कहते थे कि हमको
प्रतिदिन अपने को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहिए। बट हियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में भी ये चीज लिखी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण नहीं है, मोर ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। तो गांधी जी जो है वे इस रूप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात करते थे, और खुद वो मिनिमलिस्ट थे। आप उनकी पोशाक देख लीजिए, धीरे धीरे उन्होंने सब चीजों का परित्याग किया, कब कहाँ कैसे किया, सारी चीजें ये इंडिकेट करती। एक पोस्ट मॉडर्न नवनीत में मैंने पढ़ा, एक कंपटीशन हुआ था पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग्स का, उसमें एक पेंटिंग फर्स्ट प्राइज पाई, वो इलस्ट्रेट करती है गांधी। वो पेंटिंग क्या थी? एक कमरा था, एक खिड़की थी बिना पर्दे की, और उसमें एक तखत पड़ा हुआ था बेड, विदाउट एनी पिलो, विदाउट एनी बेडशीट। इतने चाहिए आदमी। So that painting received first prize as a postmodern painting. Gandhi symbolizes this minimalism. गांधी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म दिया, इसको सैटेनिक सिविलाइजेशन कहा। अभी दूसरे लिखते हैं कि गांधी के मत के अनुसार जो इंडस्ट्रियलिज्म है ये वायलेंस है अगेंस्ट नेचर, नॉट ओनली अगेंस्ट मैन बट आल्सो अगेंस्ट नेचर है। तो गांधी जी पोस्ट मॉडर्न थे। जो अस्मिता का प्रश्न आजकल बहुत उठता है, आइडेंटिटी, अस्मिता की राजनीति हो गई। गांधी जी को ये कहा गया है, गांधी जी ये कहते थे कि अस्मिता पर उनके जो विचार भिखु पारेख को मैंने पढ़ा है कि अस्मिता तात्विक भी होती है, इसका संबंध हम किसी सामाजिक वर्ग में, किसी राजनीतिक समुदाय में, किसी जाति समुदाय में, धार्मिक समुदाय में पैदा होंगे। सामाजिक समुदाय कहने से बात कंप्लीट हो जाती है, वहां से भी आइडेंटिटी डेराइव होती है, लेकिन आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं। इट कैन बी क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टेड एज वेल, और आदमी सत्य दर सत्य विकसित होता है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी को अपनी क्रिएट कर सकता है, वह उसकी आइडेंटिटी फिक्स्ड ही नहीं होती। तो जो आजकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उस पर भी गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक है। और दो बातें और, अहिंसा की बात होगी, फिर हम नहीं कहेंगे अहिंसा मेक्स हिम चिर पुराण चिर नवीन। दो बातें और, गांधी जी के विचार बहुत संस्कृतिवाद पर है, मल्टीकल्चरलिज्म। हमारे स्कॉलर बैठे हुए वो मल्टीकल्चरलिज्म पर रिसर्च कर रहे हैं। गांधी जी को पैटर्न सेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म कहा गया। वो स्वागत करते हैं सभी कल्चर्स, आलो भद्रा कर्तव्य हिंदू विश्वता, कि वे सारे तरह के विचारों को ग्रहण करना चाहते हैं, सारी संस्कृतियों से सीखना चाहते हैं, हाँ, बट कीपिंग हिज फुट फर्मली ऑन द ग्राउंड। तो वो तमाम सारी संस्कृतियों का स्वागत करते हैं, सभी संस्कृतियों से सीखना चाहिए वो कहते हैं। और इससे गांधी जी कहते हैं कि एक बड़ा लाभ होता है कि जो इसको डी कौशलस एक है, उन्होंने कहा है कि डेंजरसली मिसलीडिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। हम ये मान बैठते हैं हम ही सर्वोत्तम, ये गलत बात है। अन्य संस्कृतियों में बहुत उत्तम चीजें हो सकती है, हमें उसे सीखना चाहिए, और शायद यही गांधी जी ने किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी से सीखा, उन्होंने इस्लाम से भी थोड़ा बहुत सीखा, वो पर्शियनिज्म से भी, सिखिज्म से भी सीखा, जैन अवस्था से भी सीखा गांधी जी। तो गांधी जी इज आल्सो नोन एज पैटर्न सेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। एक बड़ा रिलेवेंट चीज प्राचार्य जी हमारे अक्सर बोलते रहते हैं, प्राचार्य जी को मैं क्रूस करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अनुशासन भंग कर चुका हूँ। राष्ट्रवाद बहुत बेहतरीन चीज है ये। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। विवेक राय बैठे हुए हैं, अंकित ज्यादा बिजी रहते हैं। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज कल्ट ऑफ स्टेट। वो राज्य की पूजा है, वो ह्यूमनिस्ट नहीं है। गांधी तो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे। तो भारतीय जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, वो ह्यूमनिज्म से ओतप्रोत, ह्यूमनिज्म से संपृक्त है। वह
बात करते हैं। और जो अपनी प्रजा को सुधारना चाहता है वो प्रजा पर बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता है, जैसे हम अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं। तो अगर कहीं वो अपनी प्रजा पर स्ट्रिक्ट है, उनका प्रजा प्रेम है, तो वो चाहते हैं हमारी प्रजा सुखी रहे, अच्छी रहे। तो गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज वेरी रेलिवेंट टुडे, दैट इज इन टोटल डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वो जो वीगन का नेशनलिज्म, वो कल्ट ऑफ स्टेट है, वो राज्य की पूजा। मैं समअप करूं तो ये धृष्टता होगी अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों को न यूज करूं। एक चीज सब कोई जानता है, दो चीजें मैं भी सब कोई जानता हो या न जानता हो, आजकल सब कुछ गूगल पर उपलब्ध है। ये तो सब कोई जानता है कि जो 1944 में गांधी जी का 75वां बर्थडे मनाया गया अमेरिका में, वहां पर आइंस्टाइन ने संदेश भेजा था कि द जनरेशंस टू कम विल स्carcely believe that someone as him in flesh and blood ever walked on this earth. आगे आने वाली नस्लें आश्चर्य करेंगी कि क्या कोई हाड़ मांस का ऐसा भी आया था पृथ्वी पर, लेकिन आया तो था। एक बड़ी चीज जो आइंस्टाइन ने लिखी है अपने संदेश में, कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन 1944 में 75 पर, उन्होंने कहा था deceptively simple person overturned the mightiest empire of the known history, British Empire, and with his mightiest weapon of ahimsa and non-violence. साबरमती के संत ने कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि आइंस्टाइन ने 1950 तक 1948 तक दो पोर्ट्रेट अपने ड्राइंग रूम में लगा रखे थे। एक आइजैक न्यूटन का था, दो साइंटिस्ट, दूसरा मैक्सवेल का। गांधी जी के खत्म होने के बाद उन्होंने दो पोर्ट्रेट्स को हटा दिया और दो पोर्ट्रेट उन्होंने लगाए। एक महात्मा गांधी का था और एक जर्मन ह्यूमनिस्ट सुइजर का। और उन्होंने कहा कि अब साइंस बहुत हो चुकी, अब मानव सेवा का जमाना आ गया। तो ये वी कैन सम अप विद दीस वर्ड्स। अब बहुत रुचता होगी क्योंकि बहुत बार मैं माफी मांग चुका हूं, आपने उसको सुना